औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एल्गोरिदम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ के अंदर लास्ट टाइम हमने AVL ट्री के बारे में बात की थी, जो कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक एप्लीकेशन है। हमने AVL ट्री के मुतालिक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उन प्रॉपर्टीज़ को कैरी करते हुए हमने बैलेंसिंग के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया और एक अच्छे तरीके से हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन डेवलप की। उसी डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ का एक और एप्लीकेशन जिसका नाम है एक्सप्रेशन ट्री, आज के सेशन में हम इस टाइप ऑफ ट्री की बात करेंगे। आप कह लीजिए कि ये ट्री की टाइप है, या आप यूं कह लीजिए कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर की ये एक एप्लीकेशन है, या यूं भी कह लीजिए कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर का एक मैकेनिज़्म, एक मेथडोलॉजी है आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए। आपके पास ट्री का इस्तेमाल करते हुए आपकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको एवेल्युएट करने के लिए एक्सप्रेशन ट्री एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू नो दैट के किसी भी स्ट्रक्चर की बैकएंड पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी नहीं होती। आप ये भी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी आइडिया की ज़रूरत होती है, या किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, किसी आर्किटेक्चर की आपको ज़रूरत होती है। उस आइडियोलॉजी को आप लेकर या उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कैरी करते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करते हैं। आसान अल्फाज में बात यह है कि आपके पास किसी कॉन्सेप्ट को आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप करते हैं, वो स्ट्रक्चर एक आइडिया बनता है और एक आइडिया के ऊपर आप कुछ पॉलिसीज अप्लाई करते हैं जिन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिप्लॉय करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट, वो एल्गोरिदम जो आप डिसाइड करते हैं अपनी करंट प्रॉब्लम से या करंट प्रॉब्लम सिनेरियो से, आप जो सोल्यूशन ड्राइव करते हैं, जो कंसेप्चुअल ऑर्डर के अंदर होता है, जो आर्किटेक्चरल फॉर्म के अंदर होता है, या यूं कह लीजिए कि वो मैनुअल वर्किंग के अंदर होता है, फिर आप उस प्रोग्रामिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस मैनुअल मैकेनिज्म को ऑटोमेशन में शिफ्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को देखा, हो सकता है कि आप एक्सप्रेशन के बैकएंड पे स्टैक को यूज कर लें। आपने क्यू डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, हो सकता है कि एक्सप्रेशन के बैकग्राउंड पे आपको क्यू की जरूरत पड़ जाए। आपने स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया था तो उसके बैकग्राउंड पे आपके पास जो है वो लिंक्ड मेमोरी अवेलेबल थी, अरे का स्ट्रक्चर अवेलेबल था, डबल लिंक्ड लिस्ट अवेलेबल थी, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, और इस तरह मल्टीपल आर्किटेक्चर्स आपके पास मौजूद थे। हम जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम अपनी जो टूल्स हैं उसके अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। आपको याद हो कि अगर हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर को जिस तरह से इंप्लीमेंट किया था तो वो भी तो बैकएंड पे एक डबल लिंक्ड लिस्ट की थी ना, तो बेसिकली हमने डबल लिंक्ड लिस्ट को मॉडिफाई किया था। सिमिलरली एक्सप्रेशन ट्री के बैकग्राउंड पे भी हम किसी मेथडोलॉजी को यूज करेंगे, कोई आर्किटेक्चर यूज करेंगे, कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे अपने एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए। So the expression trees and the more general parse tree, इसे parse tree भी कहते हैं, and the abstract syntax tree are significant components of compiler। अभी तो आप डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं, तो आपके इसी स्टडी प्रोग्राम के अंदर आगे चल के आपके पास एक सब्जेक्ट आता है कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस का। आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना C++, उसके बैकग्राउंड पे कंपाइलर है जो आपके लिखे हुए कोड को ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। वो जो ट्रांसलेशन करता है ना, उस ट्रांसलेशन के लिए वो पार्स ट्री का इस्तेमाल करता है।
मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया और कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी फर्दर डिटेल आप इस कोर्स कंटेंट के अंदर जाके सीख लेंगे। सो अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बताता चलूँ कि जो आपका पार्स ट्री होता है कंपाइलर का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहाँ से वो आपके निमोनिक्स को या आपके वेरिएबल्स को, आइडेंटिफाइड्स को, टोकन्स को वेरीफाई करता है। एक टेबल होती है और टेबल के अंदर हैशिंग भी यूज होती है, वो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ पे बाउंड करना चाहता हूँ एक्सप्रेशन ट्री के ऊपर, कि अगर आप उस पार्स ट्री को अंडरस्टैंड करें तो इट लुक्स लाइक अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर। तो उस ट्री के लिए आपको फिर आगे ब्रांचेस मिलती हैं, जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन ट्री की ब्रांच भी मौजूद है। सो लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन ट्री। हम डायरेक्टली इस लेवल पे आ चुके हैं, हमने पीछे जितने कॉन्सेप्ट्स मैच्योर कर लिए हैं, उसके बाद हम इस स्टेज पे हैं कि हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट की वर्किंग के ऊपर आ सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर द एक्सप्रेशन ट्री। सो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी इंटू सी। डेफिनेटली इतने अगर पोर्शन को आप देखें तो आप कहोगे कि जनाब मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस आई होती है तो b इंटू सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी पहले एवेल्यूएट होगा, उसमें प्लस a होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस होगा आपकी सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसके अंदर पहले d मल्टीप्लाई बाय e होगा, फिर उसमें प्लस f होगा, देन मल्टीप्लाई होगा g, और इस पूरे का रिजल्ट इस पूरे के रिजल्ट के साथ एड अप हो जाएगा। सो एक्सप्रेशन ट्री का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करता है। सो इट्स लुक्स लाइक अ दिस। मैंने यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे दिया, अभी हम इसकी बात करते हैं कैसे आया। अगर आप नोट करें तो यू नो दैट के पहले b मल्टीप्लाई बाय सी होना है। तो देखिए यहाँ पे b और c की रूट नोट क्या है, पेरेंट नोट क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो इट्स मीन दैट b मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ से जब एवेल्यूशन होगी तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली दिस रिजल्ट प्लस a, तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर प्लस होंगे और ये सारा ट्री इस पूरे रिजल्ट के ऊपर कैप्चर कर जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड सेम इशू है, सेम आपके पास सिनेरियो है। सो इन शॉर्ट आपके पास अल्टीमेटली क्या है कि आपकी एक्सप्रेशंस को आपने, चूंकि बाइनरी ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, यूनरी भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मैंने अब एक दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप करने की कोशिश की है ताकि आप लोग अपने तौर पे डिफरेंशिएट कर पाएं कि आपने किस कॉन्सेप्ट को कितना मैच्योर तरीके से कवर किया है। सो द इनर नोड्स कंटेन द ऑपरेटर्स व्हाइल द लीफ नोड्स कंटेन द ऑपरेंड्स। एक चीज आपने मॉनिटर की होगी, आप देख लें कि जितनी भी इनर लोड है, कोई भी लीफ नोड आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जो कि ऑपरेटर हो। सो ये प्रॉपर्टीज है, आप इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी भी आइडिया को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी स्ट्रक्चर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ना, मैंने बड़ी सिंपल सा आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि आप एक चीज नोट कर लें कि जितने भी आपकी लीफ नोड्स हैं, और लीफ नोड्स क्या होती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो वेल कि वो तमाम नोड्स जो कि लास्ट पे होती हैं उन्हें लीफ नोड्स कहते हैं, जिनके आगे फर्दर कोई सब नोड नहीं होता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये दीज ऑल आर लीफ नोड्स। कोई भी लीफ नोड ऐसी नहीं है जिसमें कोई ऑपरेटर स्टोर हुआ हो। सो तमाम की तमाम जो लीफ नोड्स हैं उनके अंदर ऑपरेंड्स स्टोर हुए हैं। हाँ, जितनी भी इनर नोड्स हैं उन तमाम के अंदर जो है वो ऑपरेटर स्टोर है। सो दो तरह की चीजें आपके पास हैं, एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड है। तो जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये वो तमाम सिंबल्स होते हैं जिन्होंने ऑपरेट करना होता है, जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो कोई रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। और जो आपके पास ऑपरेंड्स होते हैं ये ऑपरेटर्स के लिए सर्विसेज देते हैं, मतलब कि ऑपरेटर इन ऑपरेंड्स को सॉल्व करता है। सो आपके तमाम जितने भी ऑपरेंड्स हैं वो सारे लीफ नोड पे हैं, और जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे इनर नोड में, यानी कि नॉन लीफ नोड्स हैं। अगर आप इतने पोर्शन को सॉल्व करते भी हैं तब भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक लीफ नोड होगा, क्योंकि वो भी आइडेंटिफायर बनेगा आगे। वो रिजल्ट आ सकता है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई सब एक्सप्रेशन हो सकती है, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एवेल्यूएट होने के बाद जब यहाँ पे आएगा तो वो भी एक लीफ नोड बन जाएगा।